लास्ट क्लास के अंदर अगर आपको याद हो, लास्ट क्लास में वी हैव डिस्कस्ड इन लास्ट क्लास वी हैव डिस्कस्ड दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। यहाँ पर हमने केस टू केस स्टडी की थी। हमने यहाँ पे पढ़ा था कि एक लैडर है, एक बीम है या एक गद्दा है, फॉर्म है, घर की सफाई करते हुए आपने या बिस्तर की सफाई करते हुए उठा के आपने दीवार के साथ लगा कर रख दिया, तो ये उसका साइड व्यू। बहुत सारी एग्जांपल्स हो सकती हैं। तो मैंने कहा था कि एक दीवार है या अलमारी है, उसके साथ आपने उसको ऐसे रख दिया, तो फोर्सेस कौन कौन सी लग रही हैं। मैंने एक तो बताया था कि इस पे एक वॉल का या उस अलमारी का उस पर रिएक्शन है, वो हॉरिजॉन्टल है, ये रहा। एक बताया था मैंने कि वर्टिकल फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, ठीक है, अगर आपको याद हो तो ये थी वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। और ये सारा उस पर जो फोर्सेज हैं ये हमने उस पर बात की थी। फिर हमने कहा था कि इस पॉइंट को पिवट लेंगे, रीजन मैंने बताया था कि मैक्सिमम नंबर ऑफ फोर्सेज पास होंगी, ये उसका वेट था, ये उसका मोमेंट आर्म था। फिर मैंने बताया था कि ये फोर्स है, ये भी टर्निंग इफेक्ट क्रिएट करेगी, ठीक है। मैंने ये बताया था कि अगर मैं इसको इसको मैं एज ए बीम के तौर पे लूं, तो ये वाली जो फोर्स है ना, ये फोर्स ये इसको कहाँ घुमाएगी, क्लॉकवाइज घुमाएगी। और उसको मैंने यूं घुमा के आपको दिखाया था, ऐसे स्केल को मैंने इससे समझाया था। अच्छा, फिर मैंने ये बताया था कि ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी जो है ना, ये भी उसे क्लॉकवाइज घुमाएगी। तो क्लॉकवाइज घुमाने के लिए मैंने उसको भी घुमा के आप लोग को दिखाया था। और ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो भी ऐसे घुमाने की कोशिश करेगी, यूं इस तरह से ऐसे फोर्स लगाएगी। क्लियर है। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के लिए भी मैंने कहा था कि ये भी इसको क्लॉकवाइज घुमाएगी। मीनवाइल मैंने ये कहा था कि वेट इसको कैसे घुमाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। सो वेट इस पॉइंट ए से इसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, वाइल ये दो फोर्सेस यानी रिएक्शन ऑफ द वॉल, ठीक है, ऑन द बीम, ऑन द लैडर, वट, और ये जो फ्रिक्शन है ये दो मिलके क्लॉकवाइज घुमाएंगी। और ये जो एक फोर्स है ये वेट इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा। एक चीज हमसे रह गई थी, वो ये थी कि हमने जब इसको क्लॉकवाइज घुमाया था, तो क्लॉकवाइज घुमाते हुए इससे पैदा होने वाला मोमेंट हमने कंसिडर किया था। वो था एफ डब्ल्यू, यानी ये वाली फोर्स मल्टीप्लाई बाई ये वाला डिस्टेंस, दैट वाज एल साइन थीटा। हमने ये कहा था, ठीक है, वो हमने इक्वेशन में लिखा था। सेकंड था कि वेट इस डायरेक्शन में था, तो वेट मल्टीप्लाई बाई ये एल अपॉन टू कॉस थीटा, दिस वाज एल अपॉन टू, और इसका ये कॉस थीटा था। ये पिछली क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं। एक चीज रह गई थी, वो थी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से पैदा होने वाला मोमेंट। तो अब आप देखिए, अगर मैं इसको इस तरह से रखूं, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है, जो कि ऐसे इस डायरेक्शन में लग रही है, इस डायरेक्शन में, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को जरा अगर स्टडी करें, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कैसे जा रही है इसको देखें। तो ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का लाइन ऑफ एक्शन ये है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यूं जा रही है। यानी देखा जाए तो इस बीम पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यूं लग रही है, तो इसका मोमेंट आर्म कहां से होगा, यहां से लेके यहां तक, ये पूरा इसका मोमेंट आर्म होगा। सो देखो, ये वाला डिस्टेंस यहां से लेकर यहां तक इसका मोमेंट आर्म होगा। सो ये डिस्टेंस क्या है, ये एल है, और एल का कॉस लगाओ तो ये होल डिस्टेंस विल बिकम, ये क्या हो जाएगा, एल कॉस थीटा। तो ये इसका मोमेंट आर्म होगा। क्लियर है, आ रही बात समझ में। तो अब इस वाले पार्ट को भी हम ऐड करेंगे यहाँ पे। सो देखिए, ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मल्टीप्लाई बाय एल कॉस थीटा, तो ये लेफ्ट साइड ऑफ द इक्वेशन, पूरा ये जो पूरा लेफ्ट साइड ऑफ द इक्वेशन है, ये आपका सम ऑफ क्लॉक वाइज मोमेंट हो जाएगा। और राइट साइड ऑफ द इक्वेशन जो है, जो कि वेट है, वो आपका क्या हो जाएगा, सम ऑफ एंटी क्लॉक वाइज मोमेंट हो जाएगा। इज इट क्लियर। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन मैंने पिछली क्लासेस में करा दिए थे। ये क्वेश्चन मैंने दिया था करने के लिए, मेरे निकम्मे बच्चों, क्या किया तुम लोगों ने, ये किया नहीं किया, जी सर, बढ़िया। हो गया, सर मेरा आंसर सी आ रहा था। ठीक है, मैच किया। आई एम आस्किंग एवरीवन, बाकी सबसे कह रहा हूं मैं, जी मुश्तबा, वरीशा, कशफ, इमाला, आई एम आस्किंग एवरीवन, क्वेश्चन ट्राई किया एटलीस्ट, ये वाला नहीं किया। सर मैंने नहीं किया। करना चाहिए था, तुम लोग गलत कर रहे हो। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है इस क्वेश्चन के अंदर, सबसे बड़ा, आप इस जगह पे, उसूलन इस जगह पे पिवट लेना चाहिए, लेकिन इसने लिया नहीं है। अच्छा, हमें तो नहीं पता क्वेश्चन में कहाँ पिवट लिया नहीं लिया, तो हम इमेजिन करते हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। विंटर 14 पेपर 1 वेरिएंट 2 क्वेश्चन नंबर 12। अच्छा जी, क्वेश्चन रीड करो। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अ यूनिफॉर्म लेटर रेस्ट अगेंस्ट अ वर्टिकल वॉल वेयर देयर इज अ नेग्लिजिबल फ्रिक्शन। अच्छा, वेयर देयर इज अ नेग्लिजिबल फ्रिक्शन, बड़ी गहरी बात, यानी इस पॉइंट के ऊपर नेग्लिजिबल फ्रिक्शन है, यहाँ की बात नहीं कर रहा। हाँ हाँ, इसका मतलब है कि ये जो अपवर्ड हम लोग अब तक फोर्स लगा रहे थे ना, ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ये यहाँ पर है ही नहीं, खत्म, ठीक है, टाटा। अच्छा, द बॉटम ऑफ द लेटर रेस्ट ऑन अ रफ ग्राउंड वेयर देयर इज अ फ्रिक्शन। वो कह रहा है कि जो बॉटम ऑफ द लेटर है, ये एक रफ ग्राउंड पर है जहां पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मौजूद है। कह रहे, ठीक है, द टॉप ऑफ द लेटर इज एट द हाइट h above the ground and the foot of the ladder is at the distance 2a from the wall। ठीक है, ये रहा, ये पूरा डिस्टेंस 2a। क्लियर। अच्छा, द डायग्राम शोज द फोर्स। क्वेश्चन है कि विच इक्वेशन इज फॉर्म बाय टेकिंग मोमेंट्स, लेकिन इसने कहीं बताया नहीं मोमेंट लेना क्या है। मैंने आपको क्या कहा था कि मोमेंट कहां लिया जा सकता है बच्चों, मैंने आपको कहा था कि मोमेंट, सुनना मेरी बात पहले ध्यान से, मैंने आपको बताया था कि ये तो आपके दिमाग में भरा हुआ है कि जनाब टर्निंग पॉइंट ये कोने वाले पॉइंट लिए जा सकते हैं, यानी ये वाला। मैंने आपको बताया था ऐसा नहीं है। मैंने आपको कहा था यहाँ पे मैक्सिमम फोर्स मैक्सिमम मैक्सिमम अननोन फोर्सेस, अननोन। अब इस केस में तो सब कुछ ही अननोन है, तो अब आप सबको ही अननोन ही लेके चलें। उसूलन वैसे हम इस जगह पे मूवमेंट ले तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन जरूरी नहीं है, ये थंब रूल नहीं है जनाब।
ये थंब रूल नहीं है। ये मैंने आपको इसलिए बताया है अननोन फोर्सेस का, ताकि इक्वेशन में मिनिमम वेरिएबल्स हो। इक्वेशन ऐसा ना हो कि एक इक्वेशन है और दो वेरिएबल है, यानी x + y = 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ y। कैसे निकालोगे? कैसे? जब इक्वेशन होगी v + h = 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ v, फाइंड द वैल्यू ऑफ, नहीं निकाल सकते एक इक्वेशन से। यू नीड टू इक्वेशन फॉर टू वेरिएबल्स। ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक इक्वेशन में अगर दो वेरिएबल है तो तुम बैठ के सॉल्व कर रहे हो, नहीं कर सकते। तो इस जगह पे मोमेंट लेने से ये फायदा होगा कि वेरिएबल्स मिनिमाइज हो जाएंगे। ये वेरिएबल उड़ जाएगा, ये फायदा होगा। ठीक है, उसने इस चीज का कोई लिहाज नहीं किया, और जरूरी भी नहीं कि वो लिहाज करे एग्जामिनर। जिस वक्त मैं ये पढ़ा रहा था मैंने उस वक्त ये बताया था तुम लोग को। क्लियर? अब सोचो, इसका मतलब एग्जामिनर से किसी अच्छे की तवक्को नहीं करनी। हाँ, पहले तुमने इस पॉइंट पर पिवट लेना है। अब इसको जरा करो पहले, आओ लेके करते हैं। अगर मैं इस पॉइंट पर पिवट लेता हूं, ठीक है, तो ये फोर्स किसी काम की नहीं है, ये फोर्स किसी काम नहीं है, इनसे पैदा होने वाला टर्निंग इफेक्ट जीरो हो जाएगा। पता है आपको ये बात? ठीक है, अब कौन कौन सी फोर्सेज मौजूद है? पहली तो ये वेट है, तो ये कहां घुमाएगी? इधर देखो, ऐसे रखो इसको, ठीक है, ऐसे रखो। और सबसे पहले क्या करो, इसको, ये वेट कहां घुमाएगा? वेट ऐसे घुमाएगी, तो वेट इसे घुमाएगी क्लॉकवाइज। ठीक है, और ये कहां घुमाएगा? इस तरह। सो ये पिवट के हिसाब से ये यूं लेके जा रहे हैं, तो ये घुमाएगा इसको क्लॉकवाइज। और वेट कहां घुमाएगा? इस डायरेक्शन में, तो वेट ले जाएगा इसे एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर है? आ रही समझ में बात? इसका मतलब है, अब अगर मैं बैलेंस करूं सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट। ठीक है, सो एंटी क्लॉकवाइज कौन कर रहा है? ये वाला वेट कर रहा है। ठीक है, सो वेट मल्टीप्लाई बाय ये डिस्टेंस गिवन है कितना? ए। क्लियर? और क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा? ये फोर्स है, तो ये फोर्स मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा? ये डिस्टेंस, हाइट। ये हाइट। क्या ये इक्वेशन कहीं पर मौजूद है? इन चार में से, चार ऑप्शन में से कहीं इक्वेशन मौजूद है? ये चलिए एक तरफ कर लीजिए, WA - FH = 0, कहीं इक्वेशन है ये वाली? नहीं, नहीं है। तो इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं है। आंसर ये है कि नहीं है? एक्चुअल में यही आंसर है, लेकिन ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, तो हम दूसरे ऑप्शन की तरफ जाएंगे, दूसरी जगह मोमेंट लेंगे। जी आयरा? सर ए होगा आंसर इसका। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आते हैं उसी तरफ आते हैं। तो इसका मतलब है कि अब ये नहीं है, क्या करें? तो भाई मोमेंट लेने की जगह चेंज कर दो। मैंने कहा ना, ये रूल तो नहीं है ना, थंब रूल तो नहीं है ना, इस जगह पे मोमेंट ले लो। अब करके देखते हैं, इधर इधर पिवट बना देते हैं, इस पॉइंट को पिवट बनाते हैं, आओ इसके साथ खेलते हैं। अब ये हो गया पिवट। अब इधर से पास होने वाली सिर्फ एक फोर्स है, वो जीरो हो गई। फ्रिक्शन तो है ही नहीं ना, फ्रिक्शन तो उसने पहले ही बोल दिया, बॉल पे फ्रिक्शन नहीं है। अब यहाँ से कौन कौन सी फोर्स है? इधर देखो, ये अब पिवट इधर है, यहाँ से चीज घुमाऊंगा, स्केल को यहाँ से घुमाऊंगा। सो पहली तो ये फोर्स है, ये डब्ल्यू है। तो डब्ल्यू कहाँ से पास हो रही है? डब्ल्यू यहाँ से पास हो रही है, ऐसे। ये है डब्ल्यू। तो डब्ल्यू का मोमेंट आर्म यहाँ से लेकर यहाँ तक बनेगा, जो कि 2a है। ठीक है, और डब्ल्यू कहाँ घुमा रही है इसको? किस डायरेक्शन में घुमाएगी भाई? इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगी। ये जो डब्ल्यू है, इसे एंटी क्लॉकवाइज। कैसे? इधर देखो, ऐसे घुमाएगा ये, इस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, सबसे पहले डब्ल्यू को फारिग करते हैं। सो एंटी क्लॉकवाइज के लिए क्या हो जाएगा? W × 2a। नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्लॉकवाइज। अब क्लॉकवाइज देखते हैं कौन सी भाई। जी जनाब, क्लॉकवाइज कौन सी फोर्स है? कौन मुझे बताएगा? जी बच्चों, इधर देखो, इस, फिर डब्ल्यू। जी इसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाया ना इसने। अच्छा, क्लॉकवाइज कौन सी है? ये वाली। इसको मैं ऊपर की तरफ रखता हूँ ऐसे। सो अब ये वाली फोर्स है इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये वाली फोर्स इसे किस डायरेक्शन में घुमाएगी? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएगी। यस और नो? ये देखो ना, ये वाली फोर्स नीचे की तरफ आ रही है ऐसे। ठीक है, ऐसे रखा हुआ है ये लैडर। तो ये वाली फोर्स यूं लग रही है, तो इसे यूं घुमाएगी। यानी कि देखा जाए तो इसके वेट की वजह से ये यूं गिरेगा। यस और नो? ये पिवट ये है, पिवट ये नहीं है, फिर बोल रहा हूँ, पिवट ये है। अगर ये पिवट होता तो ये यूं गिरती। सुनो, ये पिवट होता। अब ये पिवट नहीं है, पिवट क्या है? ये है। ठीक है भाई, क्लियर है? आ रही बात समझ में? तो इसका मतलब है, अब ये वेट, अब इसका मोमेंट आर्म क्या होगा? ये होगा ये वाला डिस्टेंस। इसका मोमेंट आर्म होगा यहाँ से लेकर ये वाला डिस्टेंस, है ना? ये वाला होगा ना? नहीं। क्या है भाई? पिवट कहाँ है? यहाँ। और वेट क्या है? यहाँ। अब इधर देखो, मैं इसको इधर कर रहा हूँ, वेट की लाइन ऑफ एक्शन चेक करो, कहाँ है? ये पीछे से जा रहा है। सो इसका मोमेंट आर्म यहाँ से 90 डिग्री बना रहा है ऐसे। सो ये डिस्टेंस इसका ये वाला ए होगा, आगे वाला ए नहीं होगा, पीछे से बनेगा ए। क्लियर? सो इसका डिस्टेंस W × A होगा। आ रही बात समझ में? थोड़ा सा टेक्निकल है, मैं फिर कह रहा हूँ। सर ये ए वाले रिपीट कर सकते हैं? हाँ हाँ हाँ, मुझे पता था ये मसला करेगा। फिर समझो, देखो भाई, ये ऐसे रखा हुआ है। ठीक है, पिवट कहाँ है पहले ये बताओ? पॉइंट कौन सा पिवट का? पिवट का पॉइंट ये टॉप वाला पॉइंट, इसका कोई नाम रख दो। लेट्स से इसका नाम रख दो पॉइंट पी। ठीक है, इस पॉइंट का नाम रख दो पॉइंट पी, यहाँ पिवट है। क्लियर? अब ये पॉइंट पी पे पिवट है। ठीक, अब पिवट से देखो, ये वेट इसे कहाँ घुमाएगा? वेट इसे यूं घुमाएगा, ऐसे घुमाएगा। यस और नो? यस और नो बच्चे? वेट यूं घुमाएगा। अच्छा, अब जब ये इसको, इस वो को ऐसे फोर्स लगा के,
यानी अगर मैं देखूं तो ये इसको ऐसे फोर्स लगा के यहाँ घुमाने की कोशिश करेगा, अगर मैं इसको ऐसे रखूं तो ये इसे ऐसे घुमा के यूं जाहिर सी बात इसे ऐसे ले आने की कोशिश करेगा। क्लियर है नहीं क्लियर है? वेट आ रही वो तो पेट क्लियर है। आ रही बात समझ में? अच्छा अब मैं इसको ऊपर तो ये इसे जब यूं घुमाने की कोशिश करेगा इस तरह, ठीक है, तो ये समझना। अच्छा अब ये वेट तो मैंने यहाँ लिख दिया, इसका मोमेंट आर्म कहाँ होगा? पिवट कहाँ है? ये रहा। ठीक है, पिवट को ऐसे लाओ सीध में, ये पिवट है, ऐसे ही है ना, ये वाला हिस्सा पिवट है आपका, तो ये वाला आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये पिवट है। और फोर्स कैसे जा रही है? वेट वेट का लाइन ऑफ एक्शन ये रहा, तो इन दोनों का जो डिस्टेंस है वो ये है, ये बना रहा है यहाँ से 90 डिग्री, सही है, ये यहाँ से 90 डिग्री बना रहा है, तो ये डिस्टेंस कितना है? ए है, ये देखो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस ए है। क्लियर है? आ रही बात समझ? समझ आई नहीं आई? जी सर। का मतलब है ये है ये है डब्ल्यू, ये है डब्ल्यू, वेट ऐसे लग रहा है, ठीक है, वेट और इसका डिस्टेंस यहाँ से यूं है, ठीक है, ये 90 बन रहा है और ये डिस्टेंस ए है। आ रही बात समझ में? ये बनेगा, ऐसे बनेगा इसका मोमेंट आर्म। क्लियर? इसलिए ये डब्ल्यू मल्टीप्लाई बाई ए होगा। बहुत अहम है, इसको समझना। ठीक है बच्चों, लिख लो उसको। अब एक और चीज रह गई है, क्या रह गया है? आखिरी, बिल्कुल आखिरी जनाब, अब ये वाली फोर्स भी तो रह गई है, ये वाली फोर्स भी तो रह गई, ये किस डायरेक्शन में घुमाएगी? फैक्ट है, ये इसे यूं घुमाएगी ऐसे, यानी ये किस डायरेक्शन, ये भी क्लॉकवाइज, यानी इसे ये यूं घुमा रहा होगा ऐसे, ये ऐसे, ये वाली फोर्स, ये वाली फोर्स एफ, जो फ्रिक्शन है जमीन के साथ। क्लियर? जब ये इसे यूं घुमाएगी तो भाई क्लॉकवाइज डायरेक्शन की तरफ प्लस करके एफ लिख दो। अच्छा अब ये जा कैसे रही है? ये फोर्स यूं जा रही है ऐसे, इस डायरेक्शन में जा रही है ना, तो जब ये इस डायरेक्शन में जा रही है, ऐसे जा रही है, तो इसका यहां से लेकर ये पिवट तक का डिस्टेंस ये 90 डिग्री बन रहा है, तो ये इसका मोमेंट आर्म हो जाएगा। क्लियर? ये इसका, ये फोर्स है, ये फोर्स एफ है, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस 90 डिग्री बनेगा, ये डिस्टेंस एच है, तो इसका मोमेंट आर्म एच होगा। तब आप लिखोगे एफ मल्टीप्लाई बाई एच। अब बताओ कौन सी इक्वेशन है? बताओ, चेक करो, समझ आ रहा है? भाई चुन चुन के मुश्किल सवाल निकाल रहा हूँ, चुन चुन के। आसान तो मतलब कभी कभी चलता है मेरे पास, मैं चुन चुन के मुश्किल निकाल रहा हूँ ताकि मैं मुश्किल कराऊं, आसान तुम लोग करो। कोशिश यही है मेरी पूरी, ताकि बाद में ये कंप्लेन ना हो तुम्हारी तरफ से कि सर ने तो सारे आसान आसान कर दिए, जल्दी जल्दी करके निकल गए, मुश्किल सवाल हमारे लिए छोड़ दिया। ऐसा कभी कंप्लेन नहीं आएगी आपको। कौन सी ये बताओ? ये हकीकत है, यही आंसर है, और क्या बचा? टॉपिक के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हॉरिजॉन्टल एंड इंक्लाइन यूनिफॉर्म बीम में। अब हम हॉरिजॉन्टल बीम की तरफ चलते हैं। अच्छा, इंक्लाइन यूनिफॉर्म बीम का एक आध क्वेश्चन है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, तो लेट्स टॉक अबाउट हॉरिजॉन्टल इंक्लाइन बीम फर्स्ट। ठीक है, हॉरिजॉन्टल बीम फर्स्ट, ठीक है, सबसे पहले इससे बात कर लेते हैं। अच्छा, कभी आपने इस तरह का मतलब सेटअप देखा है जिसमें एक हॉरिजॉन्टल यूनिफॉर्म बीम होती है, वो वॉल के साथ कनेक्ट होती है, और ऊपर से एक कॉर्ड जा रही होती है, दिस इज अ कॉर्ड मैन, ये कॉर्ड है, ठीक है, ये कॉर्ड, और ये जो है वो लटकी हुई है इसके साथ, इसकी वजह से ये बीम जो है हॉरिजॉन्टल है, और इसके साथ एक शैंडिलियर है। जरूरी नहीं है कोई शैंडिलियर हो, कोई पॉट हो सकता है, आप खुद बैठ जाओ यहाँ पर जाके, मैंने मना थोड़ी किया, कुछ भी करो। ये इस तरह का सेटअप कभी आपने जिंदगी में लाइव देखा है या नहीं देखा? कभी लाइव देखा है जिंदगी में आंखों से? जी सर देखा है। ठीक है, सर मेजॉरिटी ऑफ द होल्स मेजोरिटी ऑफ द बोर्ड्स, बिलबोर्ड की बात कर रही हो? मॉल्स में। मॉल्स में? हाँ, मैं वो पूछ रहा हूँ कौन से मॉल में, मॉल बताओ, नाम बताओ, मशहूर मॉल है। सर एक तो लकी वन में लगा पाले। मैं यही निकलवाना चाह रहा था मुंह से तुम्हारे, लकी वन में लगा हुआ है। अच्छा जी, सर वेडिंग हॉल्स के अंदर तो ये मल्टीपल कोर्ट से कनेक्ट नहीं हुई होती। कह रही हो ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और और मल्टीपल वॉल से कनेक्ट हुई होती है और उससे एक बहुत बड़ा शैंडिलियर होता है ना। वो नहीं, मैं अभी तुम्हें चीज दिखाता हूँ, रुक जाओ, सब्र करो। एक लकी मॉल देख रहे हैं, एंट्रेंस में देख रहे हैं, ये इस तरह का सेटअप है, और इसके साथ ये लगी हुई है बड़ी बड़ी कॉर्ड्स। क्लियर? ये स्ट्रक्चर है। सस्पेंशन ब्रिजेस भी इसी तरह के सब मोर और लेस प्रिंसिपल के ऊपर होता है, ठीक है, मैं मोर और लेस बात कर रहा हूँ, ऑल्दो के वहाँ पे और बहुत सारी चीजें होती है, कॉम्प्लिकेटेड मैकेनिक्स इन्वॉल्व होती है, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं, ये देख रहे हैं, ये कॉर्ड्स नजर आ रही हो सकता है, अभी ब्लर है इमेज, इस वजह से समझ में नहीं आ रहा हो, ठीक है। सो अब इमेज, अच्छा अब देखो होता क्या है। सबसे पहले यू हैव गॉट अ यूनिफॉर्म बीम। अच्छा, यूनिफॉर्म बीम का मतलब उसका वेट कहाँ से होगा? उसका सेंटर में, उसके ज्योमेट्रिक सेंटर पे होगा। दूसरी बड़ी अहम चीज है भाई, अगर तो ये बीम हॉरिजॉन्टल है, बात ध्यान से सुनना, अगर तो ये बीम हॉरिजॉन्टल है, पहले तो समझना इसमें फोर्सेस कौन कौन सी लगेंगी, फिर बात करेंगे इसमें मोमेंट कौन कौन से लगेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू रिकॉग्नाइज, वी हैव टू आइडेंटिफाई द फोर्स। पहले फोर्स को आइडेंटिफाई करेंगे, और उसके बाद वी विल रिकॉग्नाइज द मोमेंट, के मोमेंट कैसे निकालेंगे, ठीक है। अच्छी बात है। अच्छा, अब आते हैं पहले, सबसे पहले फोर्सेस की बात करते हैं। भाई साहब सबसे पहले तो ये बताइए, इस रस्सी में फोर्स होगी, इस कॉर्ड में, इस रस्सी में फोर्स होगी, टेंशन होगी या नहीं होगी? जी तो वो रही टेंशन, फ्री बॉडी डायग्राम मैं बना रहा हूं इधर।
वी कॉल इट फ्री बॉडी डायग्राम, जो मैंने आपको बताया। और मैंने बताया था कि अ फ्री बॉडी डायग्राम इज अ बॉडी फ्री डायग्राम। हाँ, बॉडी नहीं होगी उसमें, ठीक है। आपको ये बॉडी भी हटानी पड़ेगी, ये हिंज हटाना पड़ेगा, ये सब हटाना पड़ेगा, तब जाके ये फ्री बॉडी डायग्राम कंप्लीट होगी। सिर्फ फोर्सेस दिखानी होती है फ्री बॉडी डायग्राम के अंदर, और कुछ भी नहीं दिखाना होता, ठीक है। तो ये आपने करना है। अच्छा, सबसे पहले तो यू यू हैव टू आइडेंटिफाई कि फोर्सेस कहाँ-कहाँ हैं। सबसे पहले तो देखिए, एक फोर्स यहाँ पर होगी जिसको हम टेंशन कहते हैं, ऐसा ही है। तो देखिए, मैंने यहाँ पर बनाया है इसको, इस वाली डायग्राम के अंदर, कि ये एक टेंशन फोर्स है। क्लियर? सही है, समझ आ गया? अच्छा, इस टेंशन के 2 कंपोनेंट्स हैं। मैंने कहा था जब भी कभी, याद है पिछले पिछले टॉपिक्स पढ़ाते हुए मैंने बताया था, जब भी कभी इंक्लाइन या तिरछी फोर्स होगी आपके सामने, ऐसे, उसके आप वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ले लीजिएगा। जब भी कभी इंक्लाइन फोर्स हो आपके सामने, उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेना है और उसका वर्टिकल कंपोनेंट लेना है, ताकि फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम लगा सकते हैं हम, ठीक है। अच्छा, कैसे लेंगे इस पे बात करते हैं। सबसे पहले तो ये टेंशन है, इस टेंशन का एक कंपोनेंट होगा टी वाई, ठीक है, वर्टिकल कंपोनेंट है पीछे, और एक इसका एक्स कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा टी एक्स, जो कि इस डायरेक्शन में होगा, ठीक। 2 कंपोनेंट है इसके। मैंने ये भी बताया था कि अक्सर हमारे टीचर इस टी वाई को यहां बना देते हैं। टेक्निकली ये गलत है, कैलकुलेशन के एतबार से ये बिल्कुल ठीक है। टेक्निकली गलत है, यहाँ कभी भी पी वाई नहीं बनेगा। कैलकुलेशन कर सकते हैं, ट्राइंगल बना सकते हैं, कैलकुलेशन की हद तक ठीक है, लेकिन याद रखिएगा जहां से वेक्टर आपका निकलता है वहीं से उसके कंपोनेंट्स भी निकल कर आते हैं। याद रखिएगा, वेक्टर में आपने पढ़ा ये चीजें, ठीक। तो ये टेंशन है, उसका टी वाई और ये उसका टी एक्स कंपोनेंट है, क्लियर, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। सो राइट नाउ वी विल नॉट टॉक अबाउट, फ्रॉम नाउ वी विल नॉट टॉक अबाउट टी की टेंशन की अब हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि इसके 2 अदद बच्चे आ गए, पहला बच्चा टी वाई, दूसरा बच्चा टी एक्स, क्लियर, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। अच्छा, अब क्या करें भाई, अब आते हैं आगे। एक और वेट है, ये आपका शैंडिलियर लटका हुआ है, फानूस जिसे कहते हैं, तो ये फानूस का अपना वेट होगा यहाँ पे। तो देखो, ये फानूस के वेट को डब्ल्यू के साथ छोटा सा सी लगा दिया, ठीक है, शैंडिलियर के लिए, ठीक। अच्छा, फिर इसके बाद यूनिफॉर्म बीम का यहाँ पे सेंटर में अपना वेट होगा, तो देखो डब्ल्यू के साथ छोटा सा बी लगा दिया, डब्ल्यू भी यूनिफॉर्म बीम का वेट है, क्लियर। अच्छा, और कौन कौन सी फोर्स होंगी, अब जरा मैं तुम्हारे दिमाग से कुछ फोर्सेस निकलवाता हूँ। देखो समझो, इधर देखो, ये मेरे हाथ में एक रॉड है, ठीक है, मेरे हाथ में, इधर देखो, ये एक रॉड है, ठीक है, पेंसिल, मैं पेंसिल के उस पर समझा रहा हूँ। अब ये जो रॉड है, इस रॉड पे यहाँ से एक फोर्स लग रही है, ठीक है, यहाँ इसका पिवट है इस जगह पे, सुनना, यहाँ से एक फोर्स लग रही है ऐसे ऊपर, यूं लग रही है, ऐसे ऊपर। एक वेट, 2 वेट यहाँ पे लटके हुए हैं, एक इस कॉर्नर पे, एक सेंटर में लटका हुआ है, ऐसे ही है ना, ठीक है। तो अगर यहाँ पर कुछ कोई सपोर्ट नहीं हो, ठीक है, सुनना, और यहां से फोर्स इसको ऊपर ले जा रही हो, ऐसे ऊपर की तरफ, और यहां से वेट इसको डाउनवर्ड ले जा रहे हो, और यहां पे कुछ भी ना हो, तो उसूलन इस रॉड को, इस बीम को सीधा हो जाना चाहिए। सोचिए जरा, अगर यहां पर कोई फोर्स नहीं है, अगर, तो इस बीम को इस टेंशन की वजह से ऊपर जाना और इसकी वजह से नीचे आने की वजह से ये बीम टेढ़ी हो जानी चाहिए, यस और नो। समझ रहे हैं? यानी मैं ये कह रहा हूं, इधर देखिए स्केल रखा मैंने यहाँ पे, मान लीजिए यहाँ पर बीम नहीं है, यहाँ पे हिंज नहीं है, कुछ भी नहीं है, मैं इसको मिटा देता हूँ। मान लीजिए हिंज यहाँ से उड़ गया, नहीं है हिंज यहाँ पे, ठीक है, मान लीजिए हिंज यहाँ पर है ही नहीं, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए हिंज नहीं है। तो अगर ये टेंशन टी वाई इसको ऊपर लेके जा रही है, अगर टेंशन टी वाई इसे ऊपर लेके जा रही है और वेट यहाँ से इसे डाउनवर्ड लेके जा रहा है, तो इसको टेढ़ा होके यूं हो जाना चाहिए था, यस और नो। ये टेंशन इसे ऊपर खींच रहा है और डब्ल्यू से नीचे खींच रहा है, तो इसे तो टेढ़ा हो जाना चाहिए था यहाँ से। अगर यहाँ पर कुछ भी नहीं है, कनेक्ट नहीं है अगर यहाँ से कॉर्नर से, तो बताइए सही बोल रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ। सही। समझ आया सबको? सबको क्लियर हुआ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मान लो अभी ये कनेक्ट नहीं है दीवार के साथ, ठीक है, तो इसका मतलब ये टेंशन जब इसे ऊपर लेके जाएगा, वेट नीचे लेके जाएगा, तो ये तो कैसा हो जाएगा, ये तिरछा हो जाएगा, यूं हो जाएगा, ऐसे, है ना। लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ, ऐसा तो नहीं हुआ। अब क्या हुआ, सुनना, ये तो यहाँ से कनेक्टेड है, इसका मतलब है कि अगर ये ऊपर यहाँ से जा रहा है, ये वेट नीचे है, और ये यहां से कनेक्टेड है, तो अंडरस्टूड है यहां पर भी एक अपवर्ड फोर्स होगी जो इसे नीचे आने से रोक रही होगी, ऐसे नीचे आने से रोक रही होगी, यस और नो। आ रही बात समझ? सबको समझ आ रही है? एक दफा रिपीट करें। सुनिए, अभी ये यहां से, फिर सुनिए, ये यहां से डिस्कनेक्टेड है, ठीक है, इधर देखिए डिस्कनेक्टेड है, यहां से कनेक्ट नहीं है वॉल के साथ, ठीक है, वॉल के साथ कनेक्ट नहीं है, यहां से एक अपवर्ड फोर्स लग रही है, ठीक है, यानी इसको देखिए, इसको देखिए, ये यहां से देखिए, अभी वॉल के साथ कनेक्ट नहीं है, यहां से टेंशन फोर्स लग रही है अपवर्ड, यहां से टेंशन लग रही है अपवर्ड, ठीक है, ये वेट इसको ले जा रहा है डाउनवर्ड, तो इस पॉइंट, ये पॉइंट इसका टर्निंग पॉइंट हो जाएगा, और यहां से ये ऐसे घूम जाएगा, और घूम के पूरी लकड़ी, पूरी रॉड, पूरी बीम सीधी हो जाएगी, क्योंकि यहां से तो कनेक्ट ही नहीं है। बात समझ आ रही है? सही। अब जैसे ही इसे मैंने यहां से कनेक्ट किया, ये कनेक्ट करने के साथ जैसे ही कनेक्ट किया, कनेक्ट करने से ये हुआ कि नीचे से एक फोर्स मिलेगी हिंज की तरफ से। सुनिए,
अब हिंज की तरफ से यहां से एक अपवर्ड फोर्स मिलेगी, यहां से एक अपवर्ड फोर्स मिलेगी जो इसे घूमने से रोकेगा। यानी प्रीवियसली ये घूम के प्रीवियसली सीधा हो गया था ना, अब इसे सीधा होने नहीं देगा, इसे हॉरिजॉन्टली रखेगा, तो यहां से एक अपवर्ड फोर्स होगी इस डायरेक्शन में, एक अपवर्ड फोर्स होगी जो यहां से लगेगी। समझ आई? जो सपोर्ट करेगा, ये हिंज सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, ये हिंज इसको अपने ऊपर रख के नीचे से एक सपोर्ट प्रोवाइड करेगा इसको। समझ रहे नहीं समझ रहे आप? क्लियर है? जी सर। आप समझ आ गई? ठीक, हिंज का सपोर्ट यहाँ पे मिल रहा है, इसका मतलब अब ये जो टी वाई अपवर्ड फोर्स है और ये जो हिंज ने नीचे से सपोर्ट दिया, इसका कोई भी नाम रख दो यार, इसका नाम रखो वर्टिकल फोर्स, कोई भी रख दो। अब ये जो टी वाई है, ये अपवर्ड फोर्स है, ये वर्टिकल फोर्स अपवर्ड फोर्स है, इन दोनों ने मिलकर ये जो फानूस जो शैंडेलियर लटका हुआ था इधर, और ये जो बीम का वजन है वो ये, इन दोनों को मिलके इन दो अपवर्ड फोर्सेस ने अपने नाजुक कंधों पे ऊपर उठाया हुआ है। यानी ये फोर्स अपवर्ड है, ये फोर्स और ये फोर्स डाउनवर्ड है, ये दो अपवर्ड फोर्सेस इन दो डाउनवर्ड फोर्सेस को बैलेंस कर रही है। ये हो है कहानी। समझ आ रही बात? सर तो सपोर्ट कर रही है। सपोर्ट, ये सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है, यही तो कह रहा हूं। अगर यहां पे ये फोर्स ना हो तो ये रॉड ऐसे हो जाए, ऐसे गिर जाए, यहां से गिर जाए नीचे से। आ रही बात समझ में? ये रॉड यहां से चलती हुई यूं आ जाए, ऐसे नीचे आ जाएगी। समझ रहे हो? बच्चा पार्टी समझ आ रहा है नहीं आ रहा सबके? यस भाई क्रिटिकल है, क्रिटिकल थिंकिंग है, भरपूर क्रिटिकल थिंकिंग है, ये एएस लेवल का मैकेनिक्स है, एएस लेवल का टर्निंग इफेक्ट है। ध्यान से अब आप रिकॉग्नाइज करना शुरू कर रहे हैं, तो इसका मतलब बाबू एक फोर्स यहां पर है, और वो अगली फिगर में मैंने यहां पे बनाई भी, ये वर्टिकल फोर्स है। ठीक है, सही है। अब आप सम ऑफ ऑल दी फोर्सेस लगाए, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम लगाए, फर्स्ट कंडीशन लगाए ना, फर्स्ट कंडीशन में देखिए वर्टिकल फोर्सेस के लिए लगाइए, तो ये अपवर्ड है, इसको पॉजिटिव ले लीजिए। यहां से मैंने एक फोर्स लगाई है, ये अपवर्ड है, ठीक है, तो वी को यहां पे लिख लीजिए, आप इधर भी लिख लीजिए आप। ठीक है, ये वी है, इसको भी पॉजिटिव ले लीजिए। सो देखिए कौन कौन सी फोर्सेस पॉजिटिव हो जाएंगी। टी वाई पॉजिटिव, वर्टिकल फोर्स पॉजिटिव, ये वेट है ये नेगेटिव, ये वेट है नेगेटिव। ठीक है, ये दो वेट्स हैं, ये फानूस का वेट है शैंडिलियर का, और ये वेट उस बीम का वेट है। ठीक है, अपना वेट। और अब आप इसको इक्वल टू के उधर ले जाइए। हो गई? ये कौन सी फोर्सेज हैं? ये अपवर्ड फोर्सेज हैं। ये कौन सी फोर्सेज हैं? मैंने कहा ना, अपवर्ड और डाउनवर्ड फोर्सेज सबका सम क्या होना चाहिए भाई? बैलेंस होना चाहिए। यस अच्छा अब देखो, अब मजेदार चीज है, फिर इसको जूम इन कर रहा हूँ, मुश्तबा हो गया ना बेटा। अब इसी की, अब फर्स्ट कंडीशन की, अब फर्स्ट कंडीशन का एक्स एक्स वाला लगाते हैं हॉरिजॉन्टल। अब वो हॉरिजॉन्टल पे डिस्कशन नहीं किया हमने, ठीक है, लेकिन अभी करते हैं। सम ऑफ ऑल दी फोर्सेस अलोंग एक्स एक्सिस मस्ट बी इक्वल टू 0, और राइट साइड को हम पॉजिटिव ले लेंगे। क्लियर? ये एरो राइट साइड पे है और पॉजिटिव है, इसका मतलब राइट पर हमने पॉजिटिव लिया। अब जरा देखना, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कौन सा था? ये टेंशन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट था टीएक्स, ये लेफ्ट साइड पर है। अगर अभी दीवार है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो ये सिर्फ एक फोर्स है हॉरिजॉन्टल। अगर सिर्फ ये एक फोर्स है और दीवार से कोई फोर्स नहीं लग रही, तो ये जो बीम है ना, ये इस दीवार में सुराख करके अंदर घुस जाएगी, फर्स्ट फ्लोर पे जितने लोग हैं ना उन सबको जाके लगेगा बीम। है ना, कितनी अजीब सी बात है। सोचो, इमेजिन करो, ये बीम है, इस बीम में ये टेंशन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है जो इसको बीम को लेके अंदर जा रहा है, इसको अंदर पुश कर रहा है। सही है, इसे अंदर की तरफ पुश कर रहा है। बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? कह रहे हैं, लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है, अगर इसको अंदर की तरफ पुश कर रहा है तो ये बीम अंदर क्यों नहीं जा रहा? क्यों नहीं जा रहा अंदर? क्या आगे कोई जिन बैठा हुआ है यहाँ पे जो इसे रोक रहा है? कोई भूत बैठा हुआ है? कोई चुड़ैल बैठी हुई है आगे जो इसे रोक रही है? सवाल है कौन रोक रहा है इसे आगे से? इसका मतलब ये है कि अगर ये टेंशन का एक्स कंपोनेंट बीम को अंदर धकेल रहा है, अंदर पुश कर रहा है, तो आगे फिजिक्स में कोई जिन चुड़ैल भूत की मेजरमेंट तो नहीं होती ना, फिजिक्स में तो फोर्स की मेजरमेंट होती है। इसका मतलब आगे से भी कोई ना कोई रोक रहा है, वो है वॉल, दीवार उसको रोक रही है, वॉल का रिएक्शन उसको रोक रहा है। वो रहा वॉल का रिएक्शन, ये हॉरिजॉन्टल रिएक्शन एच यहाँ पे बनाया हुआ है मैंने। क्लियर है? सो इस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट टीएक्स को रोकने के लिए वॉल का रिएक्शन इसको यहां से आके रोकेगा। तुमने इमेजिन करना पड़ेगा फिजिकल रियलिटी से इन सब चीजों को। तो अब तुम जब लगाओगे तो इस फोर्स को अगर तुम पॉजिटिव लोगे तो इसको तुम्हें नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो देखो, एच अगर पॉजिटिव है, सही है, तो टी एक्स आपका नेगेटिव है, इन दोनों का सम 0 है। तब आप देखिए एच, ठीक है, और ये इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? टी एक्स। तो देखिए ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? आपस में बैलेंस करेंगे। समझ आई? समझ आई? अब एच क्या है? एच यानी हॉरिजॉन्टल फोर्स है, जो वॉल की फोर्स है, यानी ये वॉल रिएक्शन लगा रहा है किस पे? वॉल रिएक्शन लगा रही है बीम के ऊपर। इसे कहते हैं, एच को कहते हैं रिएक्शन ऑफ वॉल ऑन द बीम।
ठीक है, सो ये कहाँ है, ये राइट वर्ड है, और ये बैलेंस किसको कर रही है, टीएक्स को, जो कि क्या है, लेफ्ट वर्ड फोर्स है। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। और ये कौन सी फोर्स है, ये है हॉरिजॉन्टल, टीएक्स कौन सी फोर्स है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ टेंशन। आ रही बात समझ में। सो टेंशन का जो ये जो टेंशन थी, ये जो टेंशन थी, इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट था ये इस डायरेक्शन में था, इसको वॉल, इधर देख लो, ये जो टेंशन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट था इसको वॉल का रिएक्शन बैलेंस कर रहा है। क्लियर है, समझ आई। जी आयरा आप पूछो। में से आपने क्वेरी रिजॉल्व की बैठी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ टेंशन देखोगे। ठीक है, मैंने इसमें ईयर भी लिखा हुआ है, समर 15 पेपर 2 वेरिएंट 2 क्वेश्चन 3 में इसकी क्वेरी आई भी है, रिएक्शन फोर्स की। अब आते हैं फाइनल क्वेरी के ऊपर, फाइनल इसके टेक्निक के ऊपर। ये समझ में आ गया तुम लोग को, ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल फोर्स क्लियर हुआ। तो ये अब ये डायग्राम देखो भाई, अब वो पूछता क्या है, और गहरी बात करता है। अब वो सवाल क्या करता है इस तरह के क्वेश्चन में, और आगे है, आगे मैंने क्वेश्चन दिए में आपको मिलेगा वो क्वेश्चन। वो अक्सर कहता है ड्रॉ एन एरो, एक एरो ड्रॉ कीजिए, सुनिएगा, ड्रॉ एन एरो विच शोज द डायरेक्शन ऑफ which shows the direction of reaction of the wall on the beam, which shows the direction of reaction of the wall on the beam, ये बोलता है। अच्छा बच्चे अब छूटते ना, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन बना देते हैं, ये वर्टिकल क्या फिर चने बेचने के लिए आया, ये क्या कर रहा है, वर्टिकल क्या कर रहा है भाई, ये हिंज है। तो एक तो ये हो गया, फिर एक ये, इन दोनों का रिजल्टेंट पता करो क्या है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट ये वाली फोर्स है। समझ आई। तो अब आप एरो बनाते हैं यहां से इस डायरेक्शन में, यूं एरो बनाना होता है आपको ऐसे, जब वो कहता है कि ड्रॉ एन एरो which shows the direction of the reaction of the wall on the beam, तो वो ये रिजल्टेंट फोर्स होती है H और V की, जो इस डायरेक्शन में होती है। क्लियर है, समझे नहीं समझे, ड्रॉ कर लीजिए इसको। कुछ केसेस के अंदर कहानी डिफरेंट होती है, वो भी मैं अलग से, ये तो आपके समझ में आ गया। यहाँ पे फायदा ये था कि रस्सी जो है ना वो कॉर्नर पे बनी हुई है, सुनना आप ध्यान से, अब सुनो ध्यान से। अच्छा सिचुएशन क्या है, रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन ये है ना, ऐसा ही है, ठीक है। कभी कभी होता क्या है, कभी कभी ये भी तो हो सकता है कि अभी रस्सी आपने कोने पे बांधी हुई है, कुछ फनकार किस्म के लोग रस्सी को, अच्छा जब कोने पे बांधी, सुनो जब कोने पे बांधी तो क्या हुआ, तो कोने पे बांधी तो इस वक्त ये वॉल का ये जो रिएक्शन था ये अपवर्ड था, ठीक है। क्यों अपवर्ड था, क्योंकि अगर यहां से ये अपवर्ड सपोर्ट नहीं करता तो ये बीम नीचे ऐसे गिरता, गिरता नहीं गिरता, अगर यहां से ये सपोर्ट नहीं मिलता, वर्टिकल फोर्स नहीं मिलती, तो बीम ऐसे गिरता, यूं गिर जाता, ऐसे है ना, ऐसे ही होता। क्यों गिरता, सवाल है क्यों गिरता, इस वेट की वजह से गिरता, यस और नो। से एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट हो जाता एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट हो जाती, अगर यहां से सपोर्ट नहीं होता तो इस वेट की वजह से ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट हो जाती। यस और नो बच्चों बताओ, समझ आ रही है, चीज सही है, सबको समझ आ गई। अब सुनो, अब अगर इस रस्सी को निकाल के मैं इस रस्सी को इस वेट से पहले बांध दूं, फिर क्या होगा, सिचुएशन देखो, अगर इस रस्सी को यहां से निकाल के, और मैं अभी निकाल देता हूं, और अभी सिचुएशन है, ये देखो ये रही सिचुएशन, तो रस्सी को उन्होंने आधे उससे पहले बांधा हुआ है, यहाँ ये वेट लगाया हुआ है, ठीक है, और यहाँ आधे उससे पहले बांधा हुआ है, ये सिचुएशन है तुम्हारे सामने, और क्वेश्चन लगाया हुआ है मैंने यहाँ पे, समर 14 का क्वेश्चन है भाई, ये मैं अपनी जेब से निकाल के नहीं बता रहा। अब वो क्या सवाल करेगा, ये सवाल है, अब क्या करोगे इस सिचुएशन के अंदर, ठीक है। अच्छा अगर ये सिचुएशन आती तो पहले तो मैं इस तस्वीर को जरा ठीक करता हूँ, ठीक है, ठीक है, ये है आपकी वॉल, ये है आपकी वॉल, ठीक है, ये है बीम, बीम को थोड़ा चौड़ा रखते हैं भाई, ठीक है, और जनाब थोड़ा छोटा कर देते हैं इसको, ठीक है, और यहाँ पे इसका यकीनन वेट होगा, लेट्स से ये वेट है इसका, ये वेट है इसका, और जो रस्सी बंधी हुई है वो सपोज करें वो यहाँ से यहाँ पर बंधी हुई है, सही है, समझ आई, समझ रहे हैं? समझ आई नहीं आई आपको, रस्सी यहाँ बंधी हुई है, टेंशन कुछ यहाँ है, क्लियर बच्चों, प्लीज मुझे बताइए समझ आ रहा है आपको। अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई सपोर्ट नहीं है, थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कोई सपोर्ट नहीं है यहाँ पे, तो बताइए, तो ये हिस्सा वेट टर्निंग इफेक्ट की वजह से कहाँ घुमाएगा, ये हिस्से को नीचे लेकर आएगा, लाएगा, और ये भी, हाँ, और ये बीम कुछ यूं हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी, हो जाएगी हाँ, जब ये बीम यूं हो जाएगी, यानी अच्छा पहले जब रस्सी वहां लग रही थी तो बीम यूं हो रही थी, ऐसे हो रही थी, अब जब रस्सी इधर लग रही है तो अब ये बीम यूं हो रहा है, ऐसे हो रहा है, इस डायरेक्शन में हो रहा है, यानी क्लॉकवाइज रोटेशन हो रही है, यस और नो, हो रही है। अब इधर तो क्लॉकवाइज हो रही है, इस वाले हिस्से में क्या हो रहा है, इस वाले हिस्से में क्या हो रहा है, सुनो, इस वाले हिस्से में जब क्लॉकवाइज रोटेशन हो रही है तो ये वाला हिस्सा ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, यस और नो, यस और नो, जी yes.
अब जब ये वाला हिस्सा ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है तो फ्रिक्शन कहाँ एक्ट करती है, हमेशा मोशन की डायरेक्शन में या मोशन के अगेंस्ट? हाँ, तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन इस जगह पे डाउनवर्ड हो जाएगी, ना कि पिछले पिछले केस की तरह अपवर्ड। जैसे पिछले केस में वर्टिकल फोर्स अपवर्ड थी, यहाँ पे फ्रिक्शन की फोर्स अब डाउनवर्ड हो जाएगी बेटे। समझ आई? तो इस केस के अंदर यहाँ जो फ्रिक्शन की डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड होगी बेटे, डाउनवर्ड ऐसे होगी, ऐसे। ये फ्रिक्शन की डायरेक्शन होगी। समझे नहीं समझे आप लोग? क्लियर है? जी सर, इसकी रिजल्टेंट सेम ही होगी। नहीं ना ना ना, बता रहा हूँ, बता, सब बताऊंगा, सब बताऊंगा। अभी फ्रिक्शन की डायरेक्शन कहाँ है? नीचे। यहाँ तक समझ में आ गया सबको? ठीक है, फ्रिक्शन की डायरेक्शन कहाँ है इसकी? डाउनवर्ड। ये क्लियर हो गया सबको? अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा तो पूछ लो, मैं दोबारा बता दूंगा, मैं 4 दफा बता दूंगा, मैं 6 दफा बता दूंगा, बताऊंगा, लेकिन बताओ ये समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? सर एक दफा रिपीट कर सकते हैं? फिर सुनो, बिल्कुल सुनो, बिल्कुल सुनो। देखो भाई, ये स्केल यहाँ पे रखा है मैंने, यहाँ पे। मान लो थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए मान लो, ठीक है, कि मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ, इसका कनेक्शन ही खत्म कर देता हूँ यहाँ से। ठीक है, कनेक्शन नहीं है। अब बताओ, इस वेट की वजह से ये बीम घूमेगी नहीं घूमेगी एंटी क्लॉकवाइज? घूमेगी। अगर अगर पिवट ये रख दूं यहाँ पर, पिवट रखूं यहाँ पर, तो इस वेट की वजह से ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी? घूमेगी ना? यानी यानी ये यूं हो जाएगा, ये यूं हो जाएगी। क्लियर है? इसका मतलब है कि अगर जब ये यूं हो जाएगा तो इस तरफ इसकी डायरेक्शन ऊपर हो रही है और इस तरफ ये कहाँ जा रहा है? क्लॉकवाइज। ऐसा ही है? जी। ये क्लॉकवाइज यहाँ से भी, क्लॉकवाइज यहाँ से भी जा रहा है। अच्छा, अब वॉल पे चलो। इसका मतलब यहाँ से इसका मोशन जब ऊपर हो रहा है तो ये जो रॉड है वो इस तरह से अपवर्ड जाने की कोशिश करेगी ऊपर। यस और नो कशफ? तो जब ये रॉड ऊपर जाने की कोशिश करेगी तो हमेशा फ्रिक्शन मोशन के बोलो अगेंस्ट लगती है। सही। तो फ्रिक्शन डाउनवर्ड लगेगी। अब समझ आई? जी सर आगे। अब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डाउनवर्ड लगेगी इस जगह पर। क्लियर? जी, जैद नए स्टूडेंट, समझ रहे हो? आ रही नहीं आ रही समझ? और जो वॉल का रिएक्शन है वो अपनी जगह पे, वो तो वैसे ही लगेगा, वो तो एच अपनी जगह पर है। क्लियर? अब कोई मुझे बताएगा रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन कहाँ होगी? पहले रिजल्टेंट फोर्स इस डायरेक्शन में था, अब रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन कहाँ होगी? लगाओ हेड टू टेल रूल। हॉरिजॉन्टल फोर्स इस तरफ, वर्टिकल फोर्स इस तरफ, रिजल्टेंट किस डायरेक्शन में होगी भाई? अब रिजल्टेंट नीचे की तरफ होगी। यस और नो? तो अब रिजल्टेंट की डायरेक्शन इस केस में डाउनवर्ड होगी। समझे? क्लियर है बच्चों? हेड टू टेल रूल। यू हैव फर्स्ट वेक्टर, यू हैव सेकंड वेक्टर, देन यू हैव रिजल्टेंट। अच्छा, तो अब आप जरा देखो, ये वाला क्वेश्चन, इस वाले क्वेश्चन में वो आपसे क्या पूछेगा? व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द रॉड एट एक्स? ये पूछेगा। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में रिजल्टेंट की डायरेक्शन कौन सी होगी? ये वाली होगी। तो इसका आंसर डी होगा। सही है? इस पॉइंट के ऊपर अभी आते हैं इस पे। ठीक है, और बाकी सारे पॉइंट पे रिजल्टेंट की डायरेक्शन अपवर्ड होगी। अभी क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम है? सबको समझ में आ गया? कोई इशू? जी जनाब, सबको क्लियर है? फोर्स से समझ में आ गई सबको? चलें आगे? अब आगे बढ़ते हैं। अब आप देखिए, आखिरी इसकी सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है। नाउ यू हैव टू फॉलो सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। ये रही सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। अब इसको देखते हैं। अच्छा, हम पिवट ले रहे हैं वहां से जहां मैक्सिमम अननोन फोर्सेस पास हो रही हैं, हम लेते ही पिवट उसको है। तो मैक्सिमम अननोन फोर्सेस यहां से पास हो रही हैं, एक वर्टिकल फोर्स है, एक हॉरिजॉन्टल है, दो फोर्सेस यहां से पास हो रही हैं। ये रिजल्टेंट है, इसकी बात नहीं कर रहे। ठीक है, सो चूंकि इस जगह पे पिवट ले रहे हैं, यहाँ पिवट ले रहे हैं इस जगह पर, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये वाला पॉइंट पिवट है तो अब ये फोर्स, ये फोर्स, ये फोर्स टर्निंग इफेक्ट जनरेट नहीं करेगी। मैंने बताया, आप अपने घर के दरवाजे पर जाइए और दरवाजे पर जाके दरवाजे के जो हिंज हैं, जहां दरवाजा खुलता है, उस पॉइंट के ऊपर आप फोर्स लगाइए, दरवाजा कभी भी नहीं घूमेगा। आप दरवाजे के हैंडल पे फोर्स लगाएंगे, दरवाजा घूमेगा, क्योंकि मोमेंट आर्म मौजूद है। लेकिन अगर दरवाजे के हिंज पे फोर्स लगाएंगे, जहां दरवाजा खुल रहा है, ठीक है, जो उसके कब्जे हिंजेस है, पिवट है, उधर फोर्स लगाएंगे, दरवाजा कभी भी नहीं खुलेगा, टर्निंग इफेक्ट होगा ही नहीं। तो ये सारी फोर्सेस वो दरवाजे के उसके हिंज से पास हो रही है, तो इन फोर्सेस का कोई काम नहीं होगा टर्निंग इफेक्ट में। तो कौन कौन सी फोर्स होंगी बताता हूँ। इधर देखिए, इसको देखिए, ये हॉरिजॉन्टल बीम है, बता रहा हूँ। पहली फोर्स ये टेंशन टी वाई, जो इसको किस डायरेक्शन में घुमाएगी? इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यूं घुमाएगी, ऐसे। ठीक है, दूसरी फोर्स नंबर 2, ये वेट है, ये किस डायरेक्शन में घुमाएगा? इसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये देखो ऐसे घुमाएगा। तीसरी फोर्स, ठीक है, ये इसका वेट है बीम का, ये भी इसे किस डायरेक्शन में घुमाएगा? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। देखो ये फोर्स हो गई। क्लियर है? आ रही बात समझ में? तो टोटल 3 फोर्सेस मोमेंट जनरेट करेंगी, एक एंटी क्लॉकवाइज और 2 क्लॉकवाइज, और ये इन सब का सम इक्वल होगा, यानी सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, तो ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में। ठीक है, तो अब आप देखें, सबसे पहले
एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट देखते हैं, वो कौन सा है, वो टी वाई है। तो टी वाई का मोमेंट आर्म ये पूरी लेंथ है, तो टी वाई मल्टीप्लाई बाई ये होल लेंथ, ये होल लेंथ, टी वाई मल्टीप्लाई बाई ये होल लेंथ, ये एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट है। तो आप देखिए ये रहा, ठीक है। तो यहाँ इधर देखिए, तो टी वाई यहाँ पर लिख दीजिए सम ऑफ एंटी, इधर मैं छोटा करके लिख देता हूँ उसको, तो सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू सम ऑफ क्लॉक, क्लियर है। एक मिनट का शब्द, जी जी बोलो। सर जब क्लॉकवाइज 2 लड़के हैं तो इक्वल कैसे होगी? कौन सी, कहाँ कहाँ कहाँ? आपके 2 किलोमीटर हाँ बाद सॉरी एक हाँ 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 हाँ, तो दो जो क्लॉकवाइज हो रही है ना, वो दोनों मिलके वो एडअप होके एंटी क्लॉकवाइज के बराबर होंगी। समझ आई? तुमने ऊपर एक सवाल नहीं पूछा मुझसे, जब जब फोर्सेस थी, दो डाउनवर्ड फोर्सेस थी, एक अपवर्ड थी, या दो दो अपवर्ड फोर्सेस थी, एक डाउनवर्ड थी, उधर तुमने मुझसे ये सवाल क्यों नहीं किया? सोचो, दिमाग लगाओ। उधर भी तुमने मुझसे ये सवाल लाजमी करना चाहिए था कि सर दो अपवर्ड फोर्सेस मिलके एक डाउनवर्ड को कैसे उठाएंगी। मैं आम जिंदगी से मिसाल देता हूँ, एक बंदा इंजर्ड है, बीमार है, जख्मी है, चोट लग गई है, खड़ा नहीं हो सकता, उसको कंधे पे रख के लोग लेके जाते हैं, तो उसका वेट बीच में डाउनवर्ड है, और उसको दो कंधे अपवर्ड रिएक्शन के तौर पे उठाते हैं। तो जो दो कंधे उसको अपवर्ड रिएक्शन के तौर पे उठा रहे हैं, तो वो दोनों मिलकर अपवर्ड फोर्स लगा रहे हैं, और उसके एक वेट को डाउनवर्ड बैलेंस करके उठा के लेके चलते हैं। आई समझ में बात? आई? जी सर आ गए। यहाँ पर मूवमेंट में भी ऐसे ही होता है। मूवमेंट में भी ऐसे ही होता है कि अगर दो क्लॉकवाइज मूवमेंट है, तो उन दोनों मूवमेंट को निकाल के उन्हें एडअप करोगे और उसे क्लॉकवाइज के बैलेंस करोगे, और अगर दो क्लॉकवाइज मूवमेंट है, तो उन दोनों को निकाल के उन्हें एडअप करोगे और एक एंटी क्लॉकवाइज है तो उसके इक्वल करोगे। ऐसे इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा। समझ आई? जी सर। सबको समझ में आ गई? कोई ऐसा तो नहीं है जिसको जिसको नहीं समझ में आ रही हो? क्योंकि बहुत क्रिटिकल चैप्टर है, बहुत डिटेल चैप्टर है ये। ठीक, अब आप देखो, अब पहला टी वाई था, तो देखो टी वाई ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट पैदा करेगा, तो टी वाई मल्टीप्लाई बाई ये पूरा डिस्टेंस एल है। सो देखो, यहां से देखो, यहां से देखो, ये मैंने डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया। सो टी वाई मल्टीप्लाई बाई लेंथ एल हो गया, क्लियर। टी वाई मल्टीप्लाई बाई एल, ये क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट हो गया। और क्लॉकवाइज कौन कौन सा है ये देख लो। सो क्लॉकवाइज में तुम्हारे पास दो दो मूवमेंट पैदा हो रहे हैं, देखो। क्लॉकवाइज में एक तो तुम्हारा ये डब्ल्यू सी है, ये क्लॉकवाइज मूवमेंट पैदा कर रहा है, यानी इस रॉड को, इस बीम को ऐसे लेके जाने की कोशिश कर रहा है, इसे क्लॉकवाइज ले जाने की कोशिश कर रहा है। सो डब्ल्यू सी मल्टीप्लाई बाई एल हो जाएगी, लेंथ, इसका डिस्टेंस ये है लेंथ, प्लस डब्ल्यू बी, और ये डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक क्या है, एल बाई टू, हाफ लेंथ है ना, बिल्कुल मिड वे पर है ये, ठीक है। सो डब्ल्यू सी इंटू एल और डब्ल्यू बी इंटू एल बाई टू, ठीक है। अब देखो ये दो मोमेंट है और दोनों क्लॉकवाइज है, तो देखो डब्ल्यू सी इंटू एल प्लस डब्ल्यू बी इंटू एल बाई टू, क्लियर है? समझ आ गई? सिर्फ यहां से लेकर यहां तक कॉपी कर लो, इतना, ठीक है। क्लियर है सबको? जी सर। कोई ऐसा जिसको समझ में नहीं आया, प्लीज लेट मी नो। चलें आगे, मैं आगे चल रहा हूं। मूव करूं? चलो, लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन। थोड़े थोड़े क्वेश्चन है, बारी बारी करा रहा हूं। विंटर 21 पेपर 1 वेरिएंट 1 क्वेश्चन 12, वो कह रहा है a shelf xy is 0.4 meter long and is attached to a wall at end x. It is kept horizontal by a wire attached to y. And to the wall as shown, ठीक है। यहाँ पर आपको फोर्स दे दी 15 न्यूटन की, ये शेल्फ हो गया, इसका ये एंगल 30 डिग्री हो गया, इसकी लेंथ 0.4 मीटर है। द टेंशन फोर्स इन द वायर इज 15 न्यूटन एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल। व्हाट इज द मोमेंट ऑफ दिस फोर्स, इस फोर्स का मोमेंट अबाउट पॉइंट एक्स के अबाउट। तो पॉइंट एक्स को आप पिवट कंसीडर कर लो भाई, ठीक है, इसको पिवट कंसीडर कर लो और मोमेंट निकाल लो। सो मोमेंट निकालने के लिए आपको पता है कि इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे। पहला मेथड बता रहा हूँ, इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक तो इसका हॉरिजॉन्टल मेथड हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा, एक इसका क्या हो जाएगा भाई, एक इसका वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा, ठीक है भाई। ये इसका वर्टिकल कंपोनेंट यानी एफ वाई हो जाएगा, जो कि 15 साइन 30 डिग्री होगा, क्लियर। सो 50, अब ये दोनों के दरमियान एंगल कितना है, 90। सो 15 साइन 30 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 0.4, आंसर आएगा 3.0 न्यूटन मीटर, ठीक है। और ये कौन सा होगा ये भाई, इस डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज, मैं लिख रहा हूँ, लिखने की जरूरत नहीं है, आंसर हमारा ए आ गया, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, क्लियर है। आ रही बात समझ? एक और मेथड है, इसको नोट कर लिया। जी हाँ। अगला मेथड बड़ा मजेदार, ठीक है, यहां से इसको मिटा रहा हूँ। नेक्स्ट मेथड, भाई अगर मैं कहीं से यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस निकालने में कामयाब हो जाऊं, आप समझ रही मैं क्या कह रहा हूँ? कुछ समझ आ रहा है? कहीं से ये डिस्टेंस डी निकालने में कामयाब हो जाऊं,
तो भी तो 90 डिग्री बनेगा। ये 90 नहीं है, ये फोर्स है और ये डिस्टेंस है, तो ये 90 I know डिग्री that you बनेगा। can use trig to do that as well. हाँ, तो अब मैं 0.4 को, अब देखो 0.4 है, ये ट्राइंगल बन गया ना, ये ट्राइंगल बन गया। अब फोर्स नहीं लूंगा। अब ये तो ये है, इस थीटा के अपोजिट क्या होता है, साइन। सो ये बेसिकली, अगर मैं सामने वाला पार्ट, इसका कोई भी नाम रख दो, इसका नाम अपोजिट ही रख दो, तो मुझे अपोजिट निकालना है। सो वी नो दैट अपोजिट, और ये क्या हो जाएगा, दैट वुड बिकम हाइपोटेनस, Hypotenuse. ठीक है। सो साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। अपोजिट कितना था, अभी अपोजिट नहीं पता। हाइपोटेनस 0.4 साइन 30 डिग्री, क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो 0.4 साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू अपोजिट। क्लियर है। सो भाई मैं इस अपोजिट की जगह क्या लिख सकता हूँ, इसकी जगह लिख सकता हूँ 0.4 साइन 30। क्लियर है। तो ये हो जाएगा, अब ये आपका डिस्टेंस हो गया, मोमेंट आर्म हो गया, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और ये 15। तो अब आप मल्टीप्लाई करेंगे क्या, 15 इंटू 0.4 साइन 30। बताइए दोनों सेम सेम नहीं है, Yeah, the answer is the same. आंसर सेम देगा, 3.0 न्यूटन मीटर। क्लियर। Yeah. आ रही बात समझ में, और वही होगा एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। Done. डन। अच्छा, दिस इज नेक्स्ट क्वेश्चन, समर 20 पेपर 1 वेरिएंट 1 क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को भी मैं दो मेथड से करूंगा। पहला मेथड तो आपके सामने है। फर्स्ट मेथड जो अभी मैंने करवाया वो ये है कि भाई यहाँ से एंगल 90 बन रहा है, ये डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस निकाल लो। सो भाई ये डिस्टेंस आपको पता। अच्छा, मजे की बात इसमें अब लेंथ भी नहीं है। एक प्रॉब्लम और आने वाली है आपको कि इसमें लेंथ नहीं है, तो आप फंसेंगे। ठीक है, अब यहाँ से लेकर, ठीक है, अब देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। अब आप देखें, ये यहाँ से लेकर ये डिस्टेंस, डिस्टेंस नहीं है आपके पास, है नहीं है। अब आप क्या करेंगे, आप सोचा इस पे कुछ, बहुत बच्चों वाला क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलो मैं बता देता हूँ। देखो, इस डिस्टेंस को कंसीडर कर लें आप एल, ठीक है, इसको आप एल कंसीडर कर लें। क्लियर हो गई बात। अब सारी Yeah. कहानी, अब चूंकि ये यूनिफॉर्म रॉड है तो इसका मतलब इसका वेट जो है सेंटर में, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस L/2 होगा। क्लियर है, Yeah. सही है। अच्छा, अब ट्राइंगल के हिसाब से मैं, अगर मैं अगेन जैसे पिछला ट्राइंगल किया है, तो अगर मैं ये ट्राइंगल ले लूँ और मैं इस डिस्टेंस को मेजर करूँ, तो अगर ये पूरा एल है, ये पूरा एल है, तो ये क्या हो जाएगा, L sin 30 हो जाएगा। यस और नो। Yeah. अभी पढ़ाया पिछला क्वेश्चन, ये 0.4 sin 30 था, ये 0.4 था। सो ये वाला क्या हो जाएगा, L sin 30। सो आप अब इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो मोमेंट कैलकुलेट करना है, सही है, बल्कि मोमेंट कैलकुलेट नहीं करना, तो ये वाला मोमेंट तो आपके पास आ जाएगा। अच्छा, क्लॉक, ये देखा जाए, अगर देखा जाए यहाँ से ये फोर्स, यहाँ से मोमेंट कैलकुलेट करना है, तो देखो ये जो फोर्स होगी ना, ये वाली फोर्स, ये इसे कैसे घुमाएगी बताओ, ठीक। Isn't that anti-clockwise? हाँ बिल्कुल ठीक। ये जो फोर्स है ये वाली, ठीक, अब इसको कैसे घुमाएगी, ये इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगी। क्लियर है, आ रही बात समझ में। और दूसरी जो वेट होगा, ये किस डायरेक्शन में घुमाएगी, इसे क्लॉकवाइज घुमाएगी। Clockwise. क्लियर है, आ रही बात समझ में। Yeah. तो दो मोमेंट हो जाएंगे, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, तो सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट। क्लियर, Yeah. ठीक है। अब इसको आपस में बैलेंस कर लेते हैं। सो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट के लिए क्या हो जाएगा, एफ मल्टीप्लाई बाई एल साइन 30 डिग्री, और क्लॉकवाइज के लिए हो जाएगा 10.0 मल्टीप्लाई बाई एल बाई 2। क्लियर, Yeah. ये डिस्टेंस L/2 है, ठीक। उसके बाद आप दोनों तरफ से क्या करेंगे, The L will cancel. बिल्कुल L कैंसिल हो जाएगा, तो बस कर दीजिए। उसके बाद आंसर आपका क्या आएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, L से L कैंसिल, 2 1 2 2 5 जा, और साइन 30 वहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो अल्टीमेटली आंसर आपका F इज इक्वल टू 10.0 न्यूटन, यानी सी आएगा। क्लियर। और दूसरा मेथड क्या था, वही वाला मेथड था जो हमने आपको बताया। दूसरे मेथड में क्या करना है, मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है, Break the force into the जी components. फोर्सेस को, बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही है, ठीक है। क्लियर, तो ये आपका हो जाएगा Fy इक्वल टू एफ साइन 30। क्लियर, और मल्टीप्लाई बाई ये L हो जाएगा। तो अब आप यही काम यहाँ पे करेंगे, इसके लिए करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप कर रहे होंगे जी, एफ साइन 30 मल्टीप्लाई बाई ये डिस्टेंस पूरा ये L है, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई L इक्वल टू, और ये एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, क्लॉकवाइज 10 into L upon 2. L/2। वही सारा काम है, सब कुछ वही है, उसके बाद कुछ बचता नहीं है आगे बताने के लिए, ठीक है। L से L काटिए, कैंसिल कीजिए, 2 1 2 2 5 जा कीजिए, साइन 30 वहाँ ले जाइए, F की वैल्यू 10.0 न्यूटन आएगी। क्लियर है, सी करेक्ट आंसर होगा।